यह कोई 50 साल पहले की बात है जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया। 19 अप्रैल 1975 वह दिन जब भारत ने अपने पहले ही उपग्रह का प्रक्षेपण किया। यह भारत के लिए बड़े गौरव का क्षण था, जो इस बात का प्रमाण था कि भारत आधुनिक हो चला है। लेकिन इस ग्रह को 1500 साल से भी पुराना नाम दिया गया, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम पश्चिमी जगत में ऐसे मशहूर नहीं था, लेकिन भारत में आर्यभट्ट एक उपग्रह मात्र नहीं था, वह दरअसल वैज्ञानिक प्रेरणा का दूसरा नाम था। यह आर्यभट्ट, जिसने पश्चिमी सदी में गणितीय और खगोलीय ज्ञान को पहली बार चरणबद्ध तरीके से किसी एक जगह एकत्रित किया, या केवल 23 साल की उम्र में इनके विचारों को अरबी में अनुवाद किया गया, जिन्होंने इस्लामी खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञों को खास प्रभावित किया। हालांकि पश्चिमी जगत के समकालीन गणितज्ञों से आर्यभट्ट का कोई भी संपर्क नहीं था। यही वजह था कि आर्यभट्ट के विचार वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक खोजों में सीधे तौर पर योगदान नहीं दे पाया। धीरे धीरे भारतीय जनमानस ने भी इन्हें भुला दिया, लेकिन जब आधुनिक भारत ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अपने नन्हे कदम बढ़ाना शुरू किया, तब आर्यभट्ट के नाम को दोबारा प्रतिष्ठा हासिल हुई। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी अर्थात विक्रम संवत 533 में हुआ था। इस समय को भारत के स्वर्णिम युग कहा था। मगध शासक गुप्त साम्राज्य के काल में समूचा भारत प्रगति की ओर अग्रसर था। यह सम्राट विक्रमादित्य II के समय में हुए थे। आर्यभट्ट का जन्म स्थान वर्तमान पटना अर्थात प्राचीन कालीन मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा के निकट स्थित कुसुममीर नामक गांव में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकार इनके जन्म स्थान में मतभेद रखते हैं। इनका मानना है कि आर्यभट्ट का जन्म आसमक महाराष्ट्र में हुआ था। आर्यभट्ट अपने जीवन के किसी काल में उच्च शिक्षा के लिए कुसुमपुर गए थे, या कुछ समय वहां पर रहे भी थे। 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने कुसुमपुरा की पहचान पाटलिपुत्रा के रूप में की, जो कि आधुनिक समय में पटना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अध्ययन के एक महान केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था। संभव है कि आर्यभट्ट इससे जुड़े रहे होंगे। यहाँ भी संभव है कि गुप्त साम्राज्य के अंतिम दिनों में आर्यभट्ट यहाँ रहे करते थे। गुप्त काल को भारत के स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता है। बिहार में पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, जहाँ आज आर्यभट्ट का जन्म हुआ। यह दक्षिण में था। इनके शिष्य प्रसिद्ध खगोलीविद वाराहमिहिर थे। आर्यभट्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर मात्र 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टी नामक एक ग्रंथ लिखा था। इनके इस ग्रंथ की प्रसिद्ध और स्वीकृति के चलते राजा बुधगुप्त ने इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया गया था। इनके बाद 875 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वितीय हुए, जिन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता है, जो ज्योतिष और गणित विषयों में पारंगत इस समय के प्रसिद्ध आचार्य थे। आर्यभट्ट द्वितीय आगे चल के ज्योतिष विज्ञान पर महासिद्धांत नाम का एक ग्रंथ भी लिखा था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले दुनिया को बताया कि इस सौरमंडल में सूरज स्थित और स्थिर है। पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं, या सूरज के चारों तरफ घूम रही है, या अपने अक्ष पर भी घूम रही है। यह सबसे पहले ऋषि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया। इसके बाद इन्होंने सूत्र दिए। इन सूत्र के आधार पर पृथ्वी सूरज के बीच की दूरी निकाली गई। इन दूरी को आज दुनिया का कोई भी खगोल शास्त्री चुनौती नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, आज के वैज्ञानिक भी पृथ्वी और सूरज के बीच की बातें बताते हैं। सूर्य निरपाद नहीं, इसमें बहुत सारे काले धब्बे उपस्थित हैं। यही धब्बे सूर्य के जीवन का कारण भी हैं। इन्हें काले धब्बों की थ्योरी को स्टीफन हॉकिंस ने अपने नाम से लिखवाकर वर्ल्ड पेटेंट ले लिया, जिसे हम सभी ब्लैक होल थ्योरी के नाम से जानते हैं। फिर महर्षि आर्यभट्ट ने जो बात बताई, जिसे दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते हैं, उन्होंने बताया कि हमारे सूर्य और इसके सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। दूसरे ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। इतिहासकार मानते हैं कि आर्यभट्ट ने कई ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन वर्तमान समय में इनके केवल 4 ग्रंथ ही उपलब्ध है। यह ग्रंथ आर्यभट्ट दार्शनिक तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत है। आर्यभट्ट सिद्धांत ग्रंथ पूरा उपलब्ध नहीं है, इनके केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध है। आर्यभट्ट का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ आर्यभट्टीय है। आर्यभट्ट का निधन दिसंबर 550 ईस्वी में हुआ था। इस वक्त इनकी आयु 74 वर्ष के लगभग थी, लेकिन इनके जीवन की अंतिम अवधि और ठिकाना सटीक जानकारी आज भी संदिग्ध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।